सीपीआईएम का है, अभी कन्हैया कुमार की बहुत बात चल रही है, सीपीआईएम का ये डॉक्यूमेंट है जो उसने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। इलेक्शन मतलब इस तरह जहां पर किस तरह की राजनीति हुई। सीपीआईएम कह रहा है कि द कोर्ट वाज रेफरिंग टू द केसेस ऑफ सोहराबुद्दीन एंड तुलसीराम प्रजापति। The most shocking details are emerging in the ongoing case of the brutal and counter killing of Israt Jahan and 3 others. The CBI charge sheet squarely describes. It is hardly describing that there should be so many such killings because the Chief Minister himself had in election rally in 2007 stated that Sohrabuddin got what he deserved, a clear message of encouragement of illegal killings. ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो और क्या है। इसके बाद ये 2014 के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। ये जनता दल यूनाइटेड का जो है अनवर अली का बयान है, वो क्या कर रहे हैं, इसरात जहां बिहार की बेटी है, आतंकवादी बिहार की बेटी है। ये सारे लोगों के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद स्पीकर मैडम कि इन लोगों को यह बात क्यों समझ में आई, इन लोगों को यह एनकाउंटर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी को, राजनीतिक आइडियोलॉजी को परास्त करने के लिए, यहां बंगाल के मित्र हैं सौगत बाबू बैठे हुए हैं, वो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, 68 से लेकर 71 तक बंगाल में क्या हुआ, नक्सलाइट के नाम पर आपने इनोसेंट आदमी को मारा या नहीं मारा। 83 से लेकर 93 तक इस पंजाब में क्या हुआ, आपने नक्सलाइट के नाम पर मारा कि नहीं मारा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, आपने नागा विद्रोह के नाम पर, मिजो विद्रोह के नाम पर आपने किसी को मारा कि नहीं मारा। और आपको लगता है कि उसको आतंकवाद से आप तुलना करेंगे। आप इनोसेंट आदमी को मारिए, आप राजनीति करिए आप, और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो आतंकवादी को यदि कोई पुलिस मार देती है तो वो उसका दोषी है और उसको जेल में हमको डाल देना है। करेंगे क्यों नहीं, इसलिए करेंगे कि जब बटाला मर्डर केस हुआ, मोहनलाल शर्मा का एनकाउंटर हो गया, बाटला मर्डर केस हुआ, उसका एनकाउंटर हो गया, मोहनलाल शर्मा मर गए, शहीद हो गए। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उस वक्त के तत्कालीन मंत्री का बयान आता है कि मैडम रोने लगी। अफजल गुरु का जेएनयू में पूरा जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे युवराज जो है वहां जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैं असाउद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे बैठे हुए हैं, स्पीकर मैडम जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि इस देश में इंटेलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन इसका मामला है। जो इंटेलिजेंस आईबी है क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को किया गया। इंटेलिजेंस देखिए, कारगिल यदि हो जाता है, इस पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, मुंबई का हमला हो जाता है, तो सारे जगह, या पठानकोट का हमला हो गया, तो सभी जगह हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है। हम सबसे पहला दोष जो है इंटेलिजेंस के ऊपर देते हैं, और इसीलिए इंटेलिजेंस वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस इज ए मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, और इस कारण से इंटेलिजेंस को हमने कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। और अधिकार यदि नहीं दिया हुआ है तो आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि दिस वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोहिबिट्स एन एक्यूज्ड पर्सन टू बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जब आईबी के पास कोई आपने पावर नहीं दिया, पुलिसिया पावर नहीं दिया, तो आप आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने जो सीबीआई डायरेक्टर बनाया, जिस सीबीआई के डायरेक्टर ने आईबी का प्रोसिक्यूशन के लिए मांग किया, उसको आपने खुद ही रिजेक्ट किया था। उसके पहले जो आईबी के डायरेक्टर थे, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, स्पीकर मैडम, यह देश को जानने का सवाल है कि वो उससे सीनियर थे। जूनियर अफसर को इन्होंने अपने हिसाब से सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया और एक करप्ट आदमी को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, तत्कालीन जो सीबीआई डायरेक्टर थे जो आईबी का प्रोसिक्यूशन मांग रहे थे, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप चीजें नहीं करेंगे, और आज भी चल रहा है कि उसके यहां डायरी कैसे है। उसी कारण से जो एविडेंस एक्ट है, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि देश को किस तरह से इन्होंने बनाना है, रिपब्लिक बना दिया कि आईबी में, सीबीआई में, एनआईए में, सारी संस्थाओं में क्या एविडेंस एक्ट 74, एविडेंस एक्ट क्या कहता है 74 का, evidence act, if there is a case against the IB officer concerned, it would have to be proved by evidence other than the intelligence which has allegedly been made by the officer concerned.
It is certified, not a public document, as defined by Section 74 Indian Evidence Act. Indian Evidence Act का जो है ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई को, मैं बस 3-4 मिनट में खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को इन्होंने जिस तरह से अपने तरह से यूज किया, इमरजेंसी में डी सेन को सीबीआई डायरेक्टर बनाकर आपने जिस तरह से सीबीआई को खत्म किया, सीबीआई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सीबीआई सबसे ऊपर है, लेकिन इस देश में सीबीआई किसी कानून से नहीं चलती है, पुलिस एक्ट से चलती है। मेरा सभी पॉलिटिशियन से आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट से विशेष तौर पर आग्रह है कि द सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड हैव नथिंग टू डू विद सीबीआई। The logic of this completely defeats me, because whether the Supreme Court and the so-called activists like it or not, the CBI is a police force and is neither above nor below any police force. In fact, in view of the 7th schedule of the Constitution, list 2, which makes police a state subject, even the existence of CBI as a legal entity is a very much in doubt. ये कॉन्स्टिट्यूशन है और सीबीआई को जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं और सीबीआई का जो सारा जांच कर रहे हैं, और उसी तरह से जो सोली सोराब जी की अंडर आर्टिकल 227 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स वेस्ट इन द हाई कोर्ट एंड दिस सुपरिटेंडेंस कैन नॉट बी डायल्यूटेड अंडर द इंडियन पुलिस एक्ट एंड इवन द मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्टेड बाय द सोली सोराब जी कमिटी, सुपरिटेंडेंट्स वेस्ट इन द गवर्नमेंट, सीबीआई कैन नॉट हैव ए सेपरेट प्रोविजन बिकॉज इट इज ऑल इज सेड एंड डन। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरवीन कर सकती है। ये यहां के सारे पॉलिटिशियन को सोचने समझने का सवाल है कि कोई भी चीज आता है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आता है सुप्रीम कोर्ट, और हम इस पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो फाइनली कानून के हिसाब से चलेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 यदि वो वायलेशन होता है तो ये हम लोगों को सोचने का सवाल है कि हम ये करेंगे। अंत में मैं ये कहूंगा कि ये कल का इंडियन एक्सप्रेस है मैडम, ये कह रहा है कि क्राउड स्वेलिंग एट मिलिटेंट फ्यूनरल्स। देश में जो ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है वो हीरो बना रही है आतंकवादी को। इस तरह जहां वाले केस में जिस तरह से सारे राजनीतिक पार्टियों ने ये काम किया, उसका ये मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कन्हैया कुमार को आज का बयान है पुलिस फोर्स को, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोर्ट का वायलेशन हो रहा है। आज कह रहा है कि वहां का जो आर्मी है वो रेप करता है, उसी कन्हैया कुमार ने कहा। और अपने जजमेंट में जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन द पिटिशनर वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल व्हाइल डीलिंग द बेल एप्लीकेशन of the petitioner. It has to be kept in mind by all concerned that they are enjoying this freedom only because our borders are guarded by our armed and paramilitary forces. आज उसी को पर ये बेल में कहा गया है। और दूसरी बात है जो कोर्ट ने कहा है कि उसमें जो कहा है कि I consider this as a kind of infection from which such students are suffering, which needs to be controlled. ये इन्फेक्शन है। मेरा अंत में केवल ये कहना है, ये मैं आपको ये कहूंगा कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है स्पीकर मैडम, ये जो वोट बैंक जिसने कि इस तरह जहां को यहां तक पहुंचाया, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये ऑफिशियल हिस्ट्री है। पाकिस्तान की ऑफिशियल हिस्ट्री है, वो कहता है कि oblivious the trend of events and all warnings the Congress persisted in its Muslim mass contact campaign hoping to gain authority it could not do through campaign Congress of Muslim mass contact। और उसी में ये कहा गया है स्पीकर मैडम कि जो कांग्रेस है वो मौलवी का और मुल्ला का जो है सपोर्ट ले रहा है। उसी में जो सो कॉल्ड सेकुलरवादी हैं उन्होंने कहा, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात करते हुए मैं आपको बताऊं, मैं ये तो करो, इनको बहुत गुस्सा आता है। उस दिन उन्होंने राहुल गांधी ने चर्चा करते हुए महात्मा गांधी को वीर सावरकर से तय कर दिया। वीर सावरकर ज्यादा दिन तक जेल में रहे कि महात्मा गांधी ज्यादा तक जेल रहे। मैं कह रहा हूं स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह को हम अहिंसावादी कह देंगे, चंद्रशेखर आजाद को अहिंसावादी कह देंगे। आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी चले गए वहां। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटाया। हमारे मुख्यमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी, तो उसको उन्होंने कहा, उनके मुख्यमंत्री वहां सिनेमा बना रहे थे, शिवराज पाटिल कपड़ा बदलते हुए नजर आ रहे थे। मेरा ये कहना है कि इस देश को बचाइए। और मंत्री जी जवाब दीजिए। और अंबेडकर की पंक्ति कोट करते हुए मैं बंद करता हूं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्पीकिंग ऑन द ओकेजन इज साउंडेड ए नोट, इफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फेल्स इन दिस कंट्री एंड इट इज बाउंड टू फेल
because of the attitude of the party in power, rebellion, anarchy and communism will be the only result. और वही हो रहा है. मेरा सरकार से आग्रह है कि दूध का दूध, पानी का पानी करिए. उस वक्त का सिचुएशन क्या होता है ये बताइए और इस देश को बताइए कि इशरत जहां के एनकाउंटर में किसने इस हलफनामे को बदला. इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत. श्री कालीकेश सिंहदेव जी, बहुत थोड़े में ये लंबे चौड़े भाषण नहीं देना है. खड़गे साहब. यस, कालीकेश सिंहदेव जी, यू गो. मैडम, आई हैव टेकन यू. थैंक यू मैडम. खड़गे साहब, रिक्वेस्ट, लेट मी स्पीक. अरविंद जी बैठिए. मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस मोशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन. ये जो नाम आवश्यक नहीं लिए जाते हैं डिबेट में, कोई बार बार महात्मा गांधी जी को क्यों खींचते हो? इशरत जहां का चल रहा है सवाल, उसी पर बोलो. ये अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए. निकाल ये सारी सावरकर जी पर अभी नहीं घसे. उनका रिकॉर्ड में नहीं गया साहब. थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द इशू ऑफ दिस कॉलिंग अटेंशन. आई नो. अरविंद जी बैठिए. क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? ये तो अलग से कॉलिंग अटेंशन चल रहा है. प्लीज नो. मुझे मालूम है सावरकर जी को मैंने भी सबसे ज्यादा पढ़ा है. हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ये सब महान लोग थे, इनको इसमें नहीं घसीटना चाहिए. बैठिए. नो नथिंग. यस प्लीज. Asauddin ji, please let me finish. Let me finish. Ma'am, thank you. I'm the only non-BJP member to speak on this. ये भी कोई नहीं है. आपने दिया. So I am requesting the House through you, madam, to please bear with me, be a little indulgent to me, be a little patient to me. Yes, please. Madam, the passion we have seen in this debate is reflective of the politics around the Ishrat Jahan case. I have read the. बहुत थोड़ा समय है. आप उसी में बात रखिए. Ma'am, I am requesting your indulgence, madam. You've given 20 minutes to the first mover. I request your indulgence. Madam, I have read the reply of the Honourable Minister. It is what I expected. An example of the politics brought out in this particular case. Madam, the reply of the Honourable Minister has selectively quoted certain parts of the affidavit and left out to the imagination other parts. And I say that with authority, madam, because I have copies of both the affidavits. The first affidavit as well as the second affidavit. Madam, this case of extrajudicial killing of Ishrat Jahan and the other terrorists. And I say that because 3 inquiries have found it to be so. Extrajudicial killing, namely named by the Additional Judicial Magistrate of Ahmedabad, first, the SIT, second, and the CBI, third. All 3 inquiries have said the encounter was fake. The encounter was staged. I am surprised that my friend, the Honourable Member Nishikant Dubey ji, has said, if terrorists come to kill us, we'll kill them. Yes. Is this the law of the land, madam? Even if Ishrat Jahan was a terrorist, she has a right, as per the Constitution, to go to follow the judicial process. To follow the judicial process. She has a right to justice. The courts have to decide, madam, what the punishment of any terrorist is. If we give that power of judge, jury, executioner to the police, we will have no control on the excesses made by the police. And I am certain the Honourable Home Minister will agree with me on that. To go on, madam. सुन लीजिए with patient, madam. Yes. To go on, madam. Actually, by rule, only you have to make much clarification. Madam, you... Please. I beg your indulgence, madam. According to rule, mover can speak. I am giving madam, him. Please, I am allowing him. According to rule. Madam, read about calling attention. She's allowing me. Madam, no, I agree with you, madam. The first mover has 10 minutes and we as second mover have 5 minutes. Madam, I beg your indulgence. I am giving you the time, but thank you, madam. Use that time nicely. Thank you, madam. Madam, 3 SITs chiefs were named in this case. As I am responding to my friend Nishikant Dubey ji,
You one don't of which respond to him. You say whatever you Yes, madam, want to say. It is not a all right, debate, madam. something. I apologize. I take it back. Please understand what is calling attention. Ma'am, I understand. You ma'am. don't respond to him. Otherwise, your time will be. Ma'am, I up. understand. I'm not talking Ask about your Kanhaiya leader. Kumar, madam. Yes. I'm not talking about Kanhaiya Kumar. I'm talking about Ishrat Jahan Don't case. come. Yes. I'm talking about the affidavits of Ishrat Jahan Rightly, case. rightly. Madam. Please. बैठिए. Madam, with respect, I will urge you that this disturbance is not be taken out of my time. Madam, the politics around the Ishrat Jahan case has ensured or exemplified the deep-rooted rot which is set into our criminal judicial system. And it is not that I am saying this government has done it or that government has done it. I am saying political parties across the board, and I say this with responsibility, madam, both the UPA in its time and the NDA in its time have attempted to play politics with the case of Ishrat Jahan rather than give justice to the entire incident or the case which has been registered. This particular incident has destroyed the credibility of the IB and the CBI. Cases of coercion, cases of torture have been referred to, both by members of the IB and members of the Home Ministry, the person who wrote this affidavit. The change in the affidavit, madam, which the Home Minister alluded to in his reply, but has not elaborated on, is a basic change that the kind of intelligence input the affidavit suggests, the first affidavit suggests. There are three primary reasons where one may assume Ishrat Jahan was a terrorist. One, she was in the company of three people who are known to be having links with LET or activists of LET. First. Second, because at some point of time, the mouthpiece, a website of the LET called Ghazwa Times, admitted to Ishrat Jahan being an LET activist. Further to that, Jamaat ud Dawa, another mouthpiece of the same LET, retracted that information. This was the basis on which, in the first affidavit, the Home Ministry came to a conclusion that she was a terrorist. Madam, I want to ask you, is this the level of intelligence that we have in our country? Both the UPA government in its time and the NDA government today need to realize that intelligence cannot be gossip. Yes. Madam, Please. please allow me to speak. Please allow me to speak. Please try to Madam, conclude now. Madam, Yes. intelligence, if by the mention of our names in a foreign website, on a foreign newspaper, we become terrorists, madam, and tomorrow your name, my name, the Prime Minister's name could be mentioned by them. Does that make us terrorists? Does that make us terrorists? There was investigation. By the CBI and the IB, there was investigation on this matter. And out of 45 days that Ishrat Jahan had known Javed, 30 days she was present in her college, proved by her attendance register. 15 days is the need of absence which was required, which the CBI investigated, and it's been 12 years, madam. Not one case has been brought forward to corroborate that evidence. Madam, what has happened now as a result of this is the political machination of the entire case. The patronage shown both by the UPA in its time and now shown by the NDA. Madam, the three SID chiefs, one of which is a member of our house, is a member of the BJP. He resigned by his own admission in court, saying that he did not understand Gujarati, and he was a friend of the chief accused, Mr. P. Pandey. Madam, the second SID chief who resigned is now the director of the Enforcement Directorate. Madam, Mr. Verma, and I say that because it's been quoted in many newspapers, I'm not trying to implicate anybody. The man that the Congress, or the UPA put in place to try the case, where cases of torture have been registered against him, was in the making of finding a high position in the then government. But if the politics is not restricted only to the now UPA. Conclude. Ma'am, I'm concluding, ma'am. I'm concluding. Please. The politics was also in the government of Gujarat. And I quote to you from a sting operation which has been given as evidence to the CBI and finds its place in the court. Madam, this is and somehow Gujarat has a lot of sting operations. But the sting operation is a conversation between the then Joint Commissioner of Police in charge of this case and the investigating officer, Mr. Singhal. And this sting operation is done by Mr. Singhal himself. Madam,
He says that order for Abhichandani, in brackets, advocate for RVS Money, through whom the first affidavit was filed in the Gujarat High Court. Is that order done? Mr. Singhal says, "Ji sir, ho gaya." Mr. Pandey says, "Tell Abhichandani, if he does properly, we may try to make him a High Court judge." So the influence or the attempt to influence this investigation has happened from both sides. Yeah. The government of India as well as state government. Madam, what is suffered in this whole event? Justice has suffered, madam. The CBI and the IB have suffered. The case is not whether Ishrat Jahan was a terrorist or not. The case is of an extrajudicial killing and fake encounter, which is now pending in the High Court of Gujarat. The case has not found any merit, even after the charge sheet was filed in 2013. It's been 3 years. First, the UPA government did not give permission for prosecuting the 4 IB officials. And now this government is not given permission for prosecuting the 4 IB officials. The 7 accused from Gujarat police, 3 of which have retired, 4 are still in service, have all been promoted. Yes. One of them is the Director General of Police in Gujarat right now, DGP. What is the impact of this case? What are we discussing? My friend is right when he says we are doing vote bank politics. We are both doing vote bank politics. Yes, please conclude. Both the NDA and the UP are doing vote bank politics. My clarification for the minister, madam. I had a lot to say, and Yes. you've been very indulgent. I'm grateful to you, but my clarification to the minister is very specific. Both these affidavits do not find any mention in the charge sheet. Are they relevant to the case in any manner? Are they relevant to the case in any manner? If they were relevant, madam, they would have found a place in the charge sheet. Thank you. But I would like to know from the Honourable Minister whether these 2 affidavits, if the second affidavit was not given, would it have impacted the case in any manner? My belief is it's not. And if not, madam, why is it that 3 years have passed and the case has not come to a natural conclusion? Why are we seeking an eye for an eye revenge rather than allowing the courts to do its duty? We are eating, madam, into the very roots of democracy, weakening the institutions of democracy in our country. Yes. We as lawmakers, madam, cannot be seen as partisan, cannot be seen as breaking the law, manipulating the law, or trying to influence natural progress of investigation. Thank you, madam. Satyapal, now all others will have only one clarification according to rules. Satyapal Singh ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। इशरत जहान जैसे एनकाउंटर केस पर, उसके कारण इस देश की सुरक्षा एजेंसीज पर, इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पर और इस देश की जुडिशरी पर कुछ ऐसे चिंताजनक जो है प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जिन पे आज हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस एनकाउंटर केस में कुछ दिन मुझे एसआईटी का चेयरमैन बनने का एक मौका मिला, इसलिए कुछ बातें इस सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों के सामने, नॉट एज ए बीजेपी मेंबर बट एज ए प्रोफेशनल, की सच्चाई वहां क्या थी, कुछ तथ्य मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी अरे बता दूंगा ना। प्लीज दैट वाज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। हाँ मैडम, सबसे पहले इस देश के इतिहास में, इस देश की जुडिशरी के इतिहास में जो एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, न आज से उससे पहले कभी न आज उसके बाद, मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में, दुनिया की जुडिशरी के इतिहास में एसआईटी का गठन इस तरह से नहीं हुआ। इसका कारण ये, और मैं तो, मेरे पास सब डिटेल हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके इसके संदर्भ में जिस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस बेंच ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया, उसमें कहा गया एक मेंबर जो पिटिशनर थे, जो उसमें लोग मारे गए थे, जावेद शेख और इशरत जहान, वो लोग सेलेक्ट करेंगे, वो लोग तय करेंगे कि उनकी तरफ से कौन मेंबर बनेगा, कौन पुलिस अफसर मेंबर बनेगा। नंबर 2, एक अधिकारी गुजरात गवर्नमेंट एक पैनल देगी, उसमें से सेलेक्ट होगा, और एसआईटी का चेयरमैन भारत सरकार पैनल देगी, उसमें से जो हाई कोर्ट करेगा। मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या
भारत सरकार और राज्य सरकार क्या गरीब आदमी को न्याय देने में, सच्चाई का पता करने में दोनों की जो है अलग अलग राय हो सकती है? नंबर 2, इस देश के आईपीएस अधिकारियों को जो ऑल इंडिया सर्विस को बिलोंग करते हैं, क्या उनको इस अलग अलग खेमों में बांटा जा सकता है? ये पहली बार इस देश के अंदर जुडिशियल हिस्ट्री में हुआ, न इससे पहले कभी हुआ, न इसके बाद में हुआ। उसके बाद में जब एसआईटी का जब मैं वहां पर गया, मैं आपका भी जवाब दूंगा, थोड़ा शांति रखिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक एसआईटी का मेंबर वो बनाया गया जिसका नाम जो है आप सबकी जानकारी के बताना चाहते हैं, उसका नाम है सतीश वर्मा, जो पिटिशनर की तरफ से जो लोग मारे गए थे जावेद, उनकी तरफ से लिया गया। उसने पहले ही एसआईटी हाई कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट हलफनामा सबमिट किया एसआईटी का काम शुरू होने से पहले कि ये जो एनकाउंटर था ये झूठा था, ये फेक एनकाउंटर था। वो पहले ही ये बायस लेकर के जो एसआईटी में काम करना शुरू किया। उसके बाद किसने सवाल किया? कालका जी बात कर रहे थे, कालकेश जी जो पहला चेयरमैन बने, श्री कर्नल सिंह जी, उनके साथ सतीश वर्मा ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एक आदमी को, एक राजू जीरावाला, एक विटनेस, उसको इतना तंग किया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया और एसआईटी ने जो है हाई कोर्ट को सबमिट किया, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया। वो परेशान होकर के वो वापस आ गया। बाद में मेरा नंबर लगा। मेरा गुजरात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे नाम को, मेरी प्रतिष्ठा को लेकर के मुझे चयनित किया गया। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा आज तक जितने भी विटनेसेस, जितने भी लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, मैं उस बात को विश्वास नहीं करूंगा जब तक वो लोग मेरे सामने आकर के नहीं बोलेंगे। सतीश वर्मा, उसके कहने से एक अधिकारी, एक इंस्पेक्टर जिसका नाम जेबी गढ़वी, उसने उन 8 लोगों के जो है स्टेटमेंट दिए और उन 8 लोगों ने ये कहा, ये सभी नाम आवश्यक नहीं, ठीक है मैडम, ये जाए क्योंकि ये कोई आना नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है। इट इज माई रिक्वेस्ट कि दो ऐसे नहीं, हर इंस्पेक्टर का इसका नाम लेने की। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, उसका नाम निकाल दीजिए इंस्पेक्टर साहब, कोई बात नहीं। मैं बोल दिया ना कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ वो 8 विटनेस जिन्होंने पहले ये कहा था कि इन 2 लोगों को, जावेद शेख और इशरत जहान को 3 दिन पहले गुजरात पुलिस ने वसद के टोल नाके पर वो एक गाड़ी में देखे गए और उनको कोई पुलिस वाले ऐसा हमको लग रहा लेकर गए। जब मैंने वो 8 के 8 लोगों को बुलाया गया हमारी एसआईटी के सामने, सतीश वर्मा की आंखों के सामने, उसके कानों के सामने, 8 के 8 लोगों ने कहा हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमारे झूठे बयान रिकॉर्ड किए गए। मैंने आदेश दिया कि इस एसआईटी के अंदर इस प्रकार के इंस्पेक्टर और एसआईटी में आज के बाद भी कभी उसमें काम नहीं करेंगे। उसके बाद में आप प्लीज बैठ जाइए, 2 मिनट शांति रखिए। उसके बाद में जहां तक सच्चाई की बात है, अभी हमारे मित्र दुबे जी बात कर रहे थे, एनआई के बारे में बात कर रहे थे। जब हेडली का स्टेटमेंट हमारे एनआई के लोगों ने रिकॉर्ड किया, मैंने, मेरे से पहले वाले चेयरमैन ने भी एनआई के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, लेटर भेजे कि हमको हेडली का स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमको गृह मंत्री जी की सख्त हिदायत है कि हेडले का स्टेटमेंट एसआईटी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट डाली, गुजरात हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि एनआई को डायरेक्ट किया जाए और हेडले का स्टेटमेंट हमको दिया जाए। सबसे पहले एनआई के लोग वहां पर गए, एक बंद लिफाफा लेकर के गए। बंद लिफाफे में जो उसका स्टेटमेंट था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जजेज ने वो लिफाफा खोला नहीं, उनकी बात मान ली। हमने फिर रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में हेडले के स्टेटमेंट में जिसमें इशरत जहान का जिक्र था, वो पैरा ही गायब कर दिया गया, गायब कर दिया। उसके बाद ये एनकाउंटर सच्चा था कि झूठा था, ये केस सच्चा था कि झूठा था, हम लोगों ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सत्यपाल जी, साइंसेज। ये सब अभी अगर आवश्यक नहीं हो, आप क्लैरिफिकेशन पूछे। नो नो इनकी थोड़ा पानी लाना। इनकी टीम को बुलाया गया, पूरे के पूरे केस को रिकंस्ट्रक्ट किया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की टीम, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, इन लोगों ने ये कहा और ये बात सारी पब्लिक के सामने केस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। वहां पर सतीश वर्मा भी थे, सब लोग थे और इनकी टीम की रिपोर्ट ने 160 पेज के लगभग रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि पुलिस का गुजरात पुलिस का जो वर्सन है और हमारे जो हिसाब से उस बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे खिलाफ सतीश वर्मा के कहने, वहां के लोगों के कहने से मेरे खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया और पिटीशन दाखिल किया गया कि जब से ये चेयरमैन बने हैं ये विटनेसेस को होस्टाइल कर रहे हैं और इन्होंने 8 लोगों के स्टेटमेंट उन्होंने बदल दिए। इस प्रकार के चेयरमैन की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लोगे तो बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को। एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उन्होंने मुझे फोन करवाया और फोन ये करवाया, मेरा नाम सत्यपाल है, मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। मुझे फोन करवाया और फोन ये करवाया कि कहा कि आपको जो है स्पेशलिस्ट, गृह मंत्री ने स्पेशली सेलेक्ट किया है, एक बहुत बड़ा मिशन है और मिशन ये है आपको किसी न किसी प्रकार से इसको जो है झूठा साबित करना है और ऊपर जो है गुजरात के मुख्यमंत्री तक पहुंचना है। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जो मेरी आत्मा कहती है उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। मैंने कहा जब ये बात, सारा वातावरण इस तरह का होता जा रहा था, मुझे वो लालच दिया गया तो मैंने कहा मैं मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं उस समय गवर्नमेंट अफसर था, मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था महाराष्ट्र का, मैंने कहा और आप जाकर पूछ सकते हो महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री को, मैंने कहा उसके सेक्रेटरी के सामने बात कहा, न मुझे कांग्रेस के लोग मुझे प्रेशराइज कर सकते हैं, न बीजेपी के लोग प्रेशराइज कर सकते हैं। मैं जो मुझे ठीक लगता है मैं वो काम करूंगा, लेकिन किसी के प्रेशर में, किसी के लालच में मैं काम नहीं करूंगा। मुझे लगा इस केस में गुजरात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ हिंदूज हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, एक तरफ पुलिस है, सामने भी पुलिस है, एक तरफ देशद्रोह के लिए काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं एक आउटस्टैंडिंग कैरियर वाला व्यक्ति, मैंने चाहा इस बात से निकलना, मुझे इसको निकलने का कैसी भी रिपोर्ट लिखे, कितनी भी सच्चाई से रिपोर्ट लिखे, मेरा बेस्ट बेट भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, मैं कितना भी ईमानदारी से काम करूं तब भी लोग मेरे ऊपर लांछन एलिगेशन लगाने वाले हैं। इसलिए मैंने बहाने बना करके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है गुजराती में नहीं समझता हूं, आपने जो बोला ये सही बात है, मैंने इसका भी एक बहाना बना। और उसके बाद गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया, आप पूछ सकते हो तब के गृह मंत्री जी, उन्होंने बोला कि आप, मैंने कहा ये सच्चाई है और मैं ऐसी इस तरह के वातावरण में काम नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, ये केस एक ऐसा केस है जो इस देश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ये दूसरी बात मैं रिपीट नहीं करना चाहा फेडरल के बारे में क्या हुआ, इस केस के बारे में जिस प्रकार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स की गई, इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी से प्रश्न चिन्ह लगाए, इस देश के हमको जो है जिस प्रकार से पूरे देश को जिस प्रकार बदनाम किया, जिस प्रकार से अधिकारियों को जो है प्रताड़ित किया। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, CFSL के अधिकारियों ने ये बात, मैडम 2 मिनट दीजिए प्लीज, केवल 2 मिनट में ले रहा हूँ, 2 ही मिनट ले रहा हूँ। CFSL के अधिकारियों ने ये सिद्ध किया कि इशरत जहां जावेद शेख के साथ कहां देश में कहां रुकी थी। वो नासिक में रुकी, वो फैजाबाद में रुकी, वो अहमदाबाद उसमें रुकी, और वो जहां जिन होटलों में रुकी, क्या ये उसके हैंडराइटिंग है? CFSL के लोगों ने, एक्सपर्ट ने तय किया, सिद्ध किया ये इशरत जहां के ही हैंडराइटिंग है। लेकिन CBI के अधिकारियों ने, SIT के अधिकारियों ने CFS के अधिकारियों को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया। ये लोग आ सकते हैं अगर कोई इंक्वायरी हो कि ये जो है रिपोर्ट तुम बदलो, ये रिपोर्ट बदलो। मैं CBI के उस वरिष्ठ का नाम दिए, और जब रिपोर्ट उन्होंने नहीं बदली, उन्होंने उसको जो यूज नहीं किया, उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो उसको रिपोर्ट को नहीं लिया, उन्होंने फॉरेंसिक साइंस और उसकी रिपोर्ट को नहीं लिया। जिस प्रकार से हम लोगों ने पार्टीजन काम किया, जिस प्रकार से पक्षपात से काम किया कि हमको इसको बदनाम उसको करना है। और लंदन के अंदर लंदन पुलिस, एक लंदन पुलिस जो है एक चेज करती है, उनको लगता है कि वो टेररिस्ट है और आतंकवादी है और उसको गोली मार देते हैं।
बाद में जो है लंदन पुलिस कहती है नहीं हमसे गलती होगी। न कभी मीडिया ने कुछ बोला, न किसी प्रेस ने कहा, मीडिया ने कहा। हमारे देश के अंदर अगर हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी अगर देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा उनको जो है प्रोसिक्यूट करने की बात करते हैं, उनको फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं, ये कितना बड़ा डिवीजन है, कितना हमारे अधिकारियों कितना बड़ा हाथ उत्साहित करने का काम है। कौन काम करेगा इस तरह से इस नेतृत्व में? आज इस बात के मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, इसे पूरी इंक्वायरी की जाए, इसके लिए सीबीआई के अधिकारी ऐसा। और मैं एक और बताना चाहता हूं आपके लिए, मैं ओवैसी जी के लिए बोल देता हूं, मेरे बाद में जो चेयरमैन आया, उनसे जो 60 गांठ की गई, उनके हिसाब से काम किया, उनके सन-इन-लॉ को, उनका सन-इन-लॉ जो IAS अधिकारी है बिहार के अंदर, उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उसकी इंक्वायरी को बंद किया गया कि जैसी रिपोर्ट गवर्नमेंट चाहती थी उसके हिसाब से उसका काम किया गया। मैडम इतनी बात करके मैं अपनी बात को जो है मैं चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी इन सब बातों में एक कमीशन बैठाया जाए, कुछ में कुछ के लोग हैं, और कि पूरी सच्चाई जो है इस देश के सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नो भाषण मत, नो भाषण। अनुराग जी धन्यवाद मैडम स्पीकर। नो बेटर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आज मौका दिया है। मुझे केवल इतना पूछना है मैडम, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं वो इशरत जहां के केस पर चुप क्यों हैं, गायब क्यों हैं? टाइम्स नाउ की डिबेट पर उनके चैनल से गायब हैं, हाउस में डिबेट हो तो सोनिया जी राहुल जी गायब हैं। अगर टाइम्स नाउ अगर RTI फाइल करती है कि वो फाइल चाहिए, अगर वो फाइल चाहिए कि जहां पर वो नोटिंग है कि कहां से वो किस मंत्री ने वो लिखवाया था, एफिडेविट चेंज किसने करवाया, तो आज वो फाइल भी गायब है मैडम, वो फाइल भी गायब है, वो फाइल ही गायब कर दी कि किस तरह से मंत्री ने उसके नोट को चेंज कराकर एफिडेविट को गायब करवाया। अरे क्या क्या गायब करोगे, अरे क्या क्या गायब करोगे मैडम, ये पूछने का मेरा अधिकार है। आखिरकार अगर 2004 में IB को ये जानकारी थी कि देश के बाहर से आतंकवादी संगठनों ने मिलकर, लश्कर-ए-तोयबा ने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें एक इशरत जहां भी थी, उन्होंने गुजरात के बड़े नेता को खत्म करने का प्रयास किया, उसी मकसद के साथ गुजरात में आई, तो राहुल भैया के पूछते भैया आइए आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए क्या होगा। मैडम ये जो बात की जाती है कि आप पहले पूछिए कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, यही लोग हैं मैडम जो उसके बाद कहते हैं कि टेररिस्ट को जब फांसी दी जाती है तो कह देते हैं अफजल गुरु शहीद है, तो जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। अगर आतंकवादी को खत्म नहीं करोगे तो आतंकवादी जिस तरह से इसको खत्म करने आया था तो अफजल गुरु जैसे और आदमी आकर इसको भी खत्म कर देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैडम। क्या 2004 में जो घटा, 2009 आते आते ये हो गया था कि कांग्रेस को क्या लग रहा था कि 2014 का चुनाव अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ एक बड़ा गठबंधन किया गया। जो काम इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई, वो आतंकी तौर पर खत्म नहीं कर पाई, इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया। एक एक सबूत नजर आता है। यह केवल कांग्रेस पार्टी नहीं थी मैडम, उसमें देखिए। अरे बैठो, अरे भाई आपके पास उत्तर नहीं, आज सुनिए सिर्फ। अनुराग जी, मैडम गाजवा टाइम्स ने सीधे तौर पर लिखा है कि इशरत जहां पहली महिला आतंकी है लश्कर-ए-तोयबा की जो शहीद हुई, वो श्रद्धांजलि देते हैं। आपके पहले एफिडेविट में होम मिनिस्ट्री मानती है कि वो 4 LET की सहयोगी थी, उसमें थी। डेविड कोलमैन हेडली कहता है कि हाँ वो चारों में इशरत जहां थी। आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ आसिफ इब्राहिम कहते हैं कि हाँ वो थी आतंकवादी। उन्होंने PM साहब को, शिंदे साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बताया। बार बार आपके नारायण जी जो पूर्व में NSA के थे इंचार्ज, जो गवर्नर भी हैं, फॉर्मर IB के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी, अगर ये सब लोगों ने कहा, सारी दुनिया कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता उसको आतंकवादी नहीं मानते थे। अनुराग जी, अब नाउ यू हैव टू, इफ यू वांट। मैडम अभी तो मैंने शुरू किया है। भाषण नहीं देते मैम, भाषण नहीं मैडम, इसमें कुछ जानकारी तो सामने रखनी है। तो क्या ये सच्चाई है कि सारी दुनिया एक तरफ कह रही थी कि वो आतंकवादी है, भाजपा के बड़े नेताओं को खत्म करने आई है, तो जो राजनीतिक तौर पर आप नहीं कर पा रहे थे तो आपने उनके साथ गठबंधन करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। उसके केस किसने लड़े? उसका केस लड़ा तो एनसीपी के नेताओं ने उनका पूरा खर्चा सहकर आतंकवादियों का केस लड़ा है वहां पर उनके परिवार वालों के साथ। अकेली कांग्रेस ने पूरा बड़ा गठबंधन था मैडम, जिस कांग्रेस पार्टी का नाम
जिस कांग्रेस पार्टी का नाम अरे कभी आप बड़े देखिए। नेताओं के साथ जोड़कर लिया जाता था, आज कांग्रेस के नाम के साथ जुड़ता है तो अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां जैसे नाम जुड़ते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों आया? जो आईबी के, रॉ के और बड़े अधिकारी थे, जो प्रकट और गुप्त तौर पर जो उनकी क्षमताएं थी, प्लीज उनकी अवर्ट और कवर्ट ऑपरेशंस को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है, हमारी आईबी और रॉ जैसी एजेंसीज को खत्म करने का किसी ने प्रयास किया है, तो पूर्व सरकार ने उसको किया। मैडम, इनको देश कभी माफ नहीं करेगा। 2008 मैडम 2008 मैडम 2008 मैडम मेरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। मैडम 2008 के जो मुंबई धमाके हुए, उसके बाद हजारों करोड़ हमने खर्च किया। 2008 का जो हमला हुआ उसके बाद हमने हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन 2011 में मुंबई में धमाके हुए तो चिदम्बरम जी ने उस समय कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, और दूसरी ओर चिदम्बरम जी ने कहा कि इंटेलिजेंस की सूचना पर आप किसी को आतंकवादी नहीं मान सकते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते थे सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। 76 दंतेवाड़ा में हमारे माओवादी मारे शहीद, हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं, अलगाववादी। मैडम मेरा प्रश्न तो पूछे। मैडम इसे संबंधित मैडम 20 मिनट आपने शुरुआत के लिए दिया, मुझे 5 मिनट देते होते हैं, आपको नहीं मिलना। मैडम मेरे 2 मिनट भी नहीं हुए। नहीं, 2 मिनट तो पूछने दीजिए। आज मुझसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है कि मेरे 2 मिनट पूरे हो गए। अरे भाई 5 मिनट तो बोलने दो। नहीं, आई एम सॉरी मैडम, अगर आईबी, रॉ और पुलिस के अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास किया, यही कारण है कि 2011 में मुंबई के धमाके होते हैं, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में अगर पूरे आईबी, रॉ के अधिकारियों का मनोबल गिरा था, हौसले पस्त थे, तो आपके कारण थे। उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे थे। जो देश को गुप्त सूचनाएं देते, उनको सूचना देने के लायक तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, क्योंकि ईमानदार अधिकारी को मारने का किसी ने प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार में आकर कोई बदलाव हुआ है? क्या उन आईबी, रॉ और पुलिस के अधिकारियों को, जिनको जेलों में भुगतना पड़ा, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए, क्या हमारी सरकार क्या उनको न्याय दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इशरत जहां की सच्चाई देश के सामने आएगी या नहीं आएगी? क्या देश ये जानने का अधिकार रखता है नहीं रखता? गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक अमित शाह जी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया, और दूसरे नरेंद्र मोदी जिन्होंने 282 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाए, क्या उनको खत्म करने का प्रयास जो आतंकवादी नहीं कर पाए थे, वो कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया या नहीं किया? आपको इस बात की सच्चाई देनी होगी। माननीय अध्यक्ष सतीश वर्मा, जो एक पुलिस अधिकारी की बात आई, जिसकी बेईमानी की गाथाएं अभी यहां पर सत्यपाल सिंह जी ने बताई, उस अधिकारी को आपने सीबीआई में क्यों लेकर गए? आखिर कांग्रेस की उससे क्या सांठगांठ थी? क्या आपके एसआईटी के 3-3 चेयरमैन क्यों बदले जाते हैं? क्या आप उन पर दबाव बनाते थे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को जेल में डालने का, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का? अगर इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही थी तो मैं ये कहने में बिल्कुल सच्चाई है मैडम कि जो 2014 का चुनाव कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती थी, वो पाक समर्थित कांग्रेस आतंकवादियों के साथ लड़ना चाहती थी। और यही कारण है मैडम कि आज भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मैडम, इस पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर पर्दा ना डाला जाए। जो आतंकवादियों के मरने के बाद उनको शहीद कहते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा, ये आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, इशरत जहां मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहती थी, मैं मुंबई में मुलुंड में रहता हूं, और इशरत जहां और उसका परिवार मुलुंड से मुंबई के 5 किलोमीटर अंतर पर था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पहली एक स्पष्टता चाहूंगा कि यह जो एफिडेविट है, ये जो आपने उत्तर दिया है, ये इशरत जहां के साथ में जो पहली लाइन है, इन अ पुलिस एक्शन विद द अहमदाबाद पुलिस ऑन 15/6/2004, 4 persons namely जावेद शेख, जीशान जोहर, अमजद अली एंड इशरत जहान वर किल्ड। तो मेरी एक विनंती है कि भाई ये जावेद शेख कौन है, ये जीशान जोहर कौन है, अमजद अली कौन है? और दूसरी बात कि यह इशरत जहां
अगर मेरे घर से दूर 5 किलोमीटर अंतर पर मुंबई में रहती थी तो वो गुजरात अहमदाबाद कैसे पहुंची, कब पहुंची, इनके साथ क्या कर रही थी। दूसरी बात, अगर वो अहमदाबाद में थी तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो परिवार से गायब थी। तो परिवार से गायब थी, अगर परिवार को पता नहीं था तो परिवार ने इस संबंध में कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में कब शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी, इशरत जहां का इसके पहले वो क्या कर रही थी, इसके पश्चात क्या कर रही थी, ये जानकारी मैं साथ में माननीय गृह मंत्री जी से यह भी विनती करना चाहूंगा कि इशरत जहां ये क्या पढ़ी थी और उस समय पे वो क्या क्या कर रही थी। जो भी एसआईटी हो या जो भी सीबीआई हो या उस समय की राज्य सरकार की पुलिस थी, इन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी ली थी। अगर जानकारी ली थी तो रिकॉर्ड पे लाया गया था। अगर रिकॉर्ड पे लाया गया था तो गृह मंत्री माननीय सुशील कुमार शिंदे और माननीय चिदंबरम, उन्होंने ये इशरत जहां के केसेस की जितनी भी बार गृह मंत्रालय में मीटिंगें की, एफिडेविट फाइल किए, एफिडेविट ऑल्टर किए गए, तो इस संबंध में इशरत जहां का बैकग्राउंड चेक किया था क्या। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि यह जो 3 लोग हैं वो कौन है, वो क्या कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड क्या है। इतनी सब चर्चाएं मेरे मित्र पक्ष और बाकी लोग कर रहे हैं, तो ये 3 कौन थे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हेडली ने, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हेडली ने अभी मुंबई न्यायालय में जो क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस करके जो बयान दिया, वो इसमें आपने लिखा है, आपने अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी इन द मुंबई कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेविड Coleman Hadley mentioned that he had learned from his accomplices that there was a botched-up operation in India. मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये बॉच-अप ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है, ये ऑपरेशन क्या था और वो किसके लिए किया गया था, उसमें क्या क्या कौन कौन शामिल थे। इशरत जहां से लेके ये जो 3 लोगों के नाम पड़े, उनका क्या ऑपरेशन था, क्या पार्टिसिपेशन था, क्या रोल था। आगे यह भी लिखा है, इन विच 1 फीमेल टेररिस्ट was killed in a shootout with the police. The public prosecutor gave the option of 3 names to identify the said female terrorist, whereupon Hadley identified इशरत जहां as the terrorist concerned. मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो विटनेस हुई उसके संबंध में थोड़ी जानकारी दे, और साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अमेरिका में हेडली से मिला था, कब मिला था, हेडली को उन्होंने कब समझाया कि आप मुंबई में क्रॉस विटनेस होगा तो आप इस प्रकार से इशरत जहां टेररिस्ट थी इस प्रकार का बयान लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने उसको बताया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हेडली को मिलने दिया था क्या, इस संबंध में भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और एक चीज से जानकारी चाहूंगा कि यह जो पहला एफिडेविट हुआ, जो पहला एफिडेविट हुआ 6 अगस्त 2009 को, और उसमें क्या लिखा गया, so far as petitioner's prayer for investigation by the CBI was concerned, it was submitted that no proposal for CBI investigation into the case is under consideration of the central government. क्या माननीय राजनाथ सिंह जी आप तब गृह मंत्री जी थे या तत्कालीन गृह मंत्री के ऊपर आपका इतना प्रभाव था, यह स्टेटमेंट उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह एफिडेविट किया था। उसमें आगे लिखा है, nor does it consider the present case fit for investigation by the CBI.
ये एफिडेविट किसका था? गुजरात सरकार का था, अमित शाह का था, नरेंद्र मोदी का था। ये एफिडेविट किस प्रकार से तैयार किया गया, किसके निर्देश में तैयार किया गया, वो करने वाले अधिकारी कौन थे, उस समय गृह मंत्री कौन थे, इसकी भी जानकारी सदन और सदन के द्वारा पूरे हिंदुस्तान आज आपसे जानना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं। जो आपने जो जवाब दिया है उसमें आपने लिखा है कि देयर आफ्टर ऑन 29/9/2009, मैं दिन गिन रहा था, 6 अगस्त 2009, 29 सितंबर 2009, कुल मिला के 50-55 दिन में ये एफिडेविट बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये किसके कारण बदला गया, किसके कहने पे बदला गया, और ये बदलाव क्या है? आपने ही उत्तर में दिया है कि द नोटिंग, मैंने कारण जानना चाहता, मेरे जो कॉलिंग अटेंशन में मैंने लिखा था तो उसमें कारण जानना चाहता, तो आपने जो जवाब में कोई कारण दिए नहीं है। आपके इस जवाब में कोई जवाब में कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि एफिडेविट क्यों बदला गया। आखिर सरकार सरकार है, भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी। तो यह जो है यह सदन का रिकॉर्ड है। देश की जनता जानना चाहती है कि भाई ये एफिडेविट क्यों बदला, कैसे बदला, किसके कहने पे बदला, वो पेपर कहां है, वो पेपर है या नहीं है, नोटिंग है या नहीं है, डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मैं साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड सिस्टम इन द होम मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर सच एफिडेविट। क्योंकि मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है वो यह है कि रूल्स यह कहता है कि नीचे से डेस्क ऑफिसर से फाइल नोटिंग तैयार होता है, 5 बार ऊपर जाता है, 6 बार नीचे आता है, उसमें वापस करेक्शन आता है। आप भी यही रोज अनुभव करती होगी। और इसमें जवाब में गृह मंत्री जी राजनाथ जी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है द नोटिंग ऑन द कंसर्न फाइल डू नॉट प्रोवाइड एनी रीजन फॉर फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट डेटेड 29/2009। Subsequent government? Yeah, I'm coming to that. हाँ, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, जो सब्सिक्वेंट 50-55 दिन में ये गवर्नमेंट के काम करने के रूल्स गाइडलाइन बदली गए, क्या यह नियम में चेंज किया गया? ये 55 दिन में कि इस प्रकार से भी फाइल नोटिंग नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गृह सचिव पिल्लाई उन्होंने जो लिखा है वो सब गायब कर दिया जाए, गृह मंत्री के पास जाएगा तो इस प्रकार की जो डिसकंटेक्ट होगी या जो गृह मंत्री को मान्य लिखा नहीं होगा तो पेपर निकाल के फाड़ के टोपली में फेंक दे के उस समय के गृह मंत्री जो लिखेंगे उतना ही रहेगा। ये नियम में बदलाव आया था, क्या हुआ? हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। मैं सत्यपाल जी या निशिकांत दुबे जो उन्होंने भाव व्यक्त किए वो एक बात है, लेकिन देश है, गवर्नमेंट है, वी वुड लाइक टू नो। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हमारे मित्र ने जो कहा, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट फाइल नोटिंग में क्यों नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा क्लैरिफिकेशन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जान मेरी जल रही है, जान इसलिए जल रही है कि इशरत जहां की जिस दिन हत्या हुई उस दिन और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, इनके नेता उसके घर पे गए, उसको हीरोइन और उसको शहीद घोषित किया, उनको लाखों रुपया बख्शिश दिया गया। और अगर इशरत जहां को इन लोगों ने हीरोइन नहीं बनाया होता, शहादत नहीं दी होती, तो कसाब का केस नहीं होता, 26/11 नहीं होते और मेरे मुंबई के 1000 परिवार बर्बाद नहीं होते। इनके लिए यह जिम्मेदार है। मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से, मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूंगा, एक और आप इशरत जहां जैसी टेररिस्ट को आप मार्टर शहीद कहते हो और दूसरी बार आपका नेता सावरकर को गद्दार कहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की साइट ऊपर ट्विटर
ट्वीट करती है कांग्रेस पार्टी सावरकर नकली है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में समाप्त करते समय एक दो तीन चीज और ये जानना चाहूंगा कि यह जो एफिडेविट में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव के पीछे कौन था? क्या प्रधानमंत्री थे? उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार जो थी उस सरकार की चेयरपर्सन कौन थी? क्या ये बदलाव माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, क्या ये बदलाव माननीय राहुल गांधी जी होगा तो उनको या माननीय सोनिया गांधी जी नो नाम कह पाएगी आप कि अच्छे किसके प्रश्न कारण पूछ रहे हुआ है? तरीके हाँ, माननीय गृह मंत्री जी, ये बदलाव किसके कारण हुआ, यह जानकारी हमें, मेरा अंत में इतना ही कहना है, क्या ये बदलाव सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी कह पाएंगे कि किसके कारण हुआ? ये माननीय राजनाथ जी बताए। धन्यवाद। माननीय मिनिस्टर, यस मिनिस्टर, No, you can't. No, in calling attention, you can't. Yes. अध्यक्ष महोदय, क्या करूं? क्या हुआ? किस बात? नहीं, कॉलिंग अटेंशन में उनका नाम ही नहीं है, मैं क्या करूं? वो क्या थे, किस हिसाब से बोलेंगे? एक मिनट, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज। हाँ, आपको हम कहने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सीखना है। लेकिन जब कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जब उनका होम मिनिस्टर का कॉलिंग अटेंशन जब उन्होंने किया तो स्टेटमेंट रख के वही खत्म होता है। लेकिन 1.5 घंटे से डिस्कशन चल रहा है और इधर साइड कांग्रेस को गालियां दिए, राहुल जी का नाम लिए, सोनिया जी का नाम लिए, सब नाम एक्सपेंस कर दिए, हमारे होम मिनिस्टर का नाम लिए, पिछले गवर्नमेंट का नाम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम, ये क्या हो रहा है? होना चाहिए। कम से कम आप सुनिए। क्या मैं कैसे सुनूंगी? ऐसा नहीं होता। Moily has given already name. Name is already given. Yes, we have requested in written writing. Your request is not there. I'm sorry. Your request is not there. Nobody has requested. No, not like that. I'm sorry. No. फिर मुझे सभी को अलाउ करना पड़ेगा, जो जो चाहते हैं सभी को। No, each also wanted. No, it is not. I'm sorry. किसी की रिक्वेस्ट नहीं है. Nothing is there. I'm sorry. Yes. Yes, Mr. Minister. अध्यक्ष Only महोदय, minister statement will go on record. I'm sorry. जिस और मैंने कहा है जो भी नाम ऐसे आए हो सब एक्सपेंड करो, जो भी सदस्य नहीं है उनके भी, और जिनकी आवश्यकता नहीं ऐसे नाम भी अगर लिए गए हो तो वो भी एक्सपेंड हो जाना है। चलिए, बोल दिया। यस अध्यक्ष महोदय, यू स्टार्ट ओनली योर स्टेटमेंट। इसरत जहां केस के संबंध में यस, जो एफिडेविट बदली गई है उस पर कॉलिंग अटेंशन श्री निशिकांत दुबे, श्री कलिकेश सिंह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री सत्यपाल सिंह और श्री किरीट सोमैया के द्वारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इस पर जो भी हमने अपना उत्तर दिया है, आप मेरी यही स्पीकर की तरफ ही देख के बोलो, वो तो होता है। मेरे कान में नहीं जाती आवाज तो आपके कान में। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो कुछ भी मुझे कहना था वह मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद से केवल भारत देश ही ग्रस्त नहीं है, बल्कि भारत आतंकवाद से सारा विश्व इस समय प्रभावित है। इसलिए कभी भी आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। लेकिन जहां तक इसरत जहां केस का संबंध है, मैं तो यह मानकर चलता हूं, चाहे इसरत जहां केस का प्रश्न हो अथवा अन्य कोई दूसरा इस प्रकार का आतंकवाद से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, उस पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इसरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है, यह कहने में मुझे बात नहीं। पहले
पहले गुजरात हाई कोर्ट में इशरत जहां को एलईसी का एसोसिएट बताया जाता है और 1 माह के भीतर ही एक एडिशनल एफिडेविट फाइल की जाती है तथा जो भी तथ्य हैं उनको एक नया डायमेंशन दे दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि सेकंड एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं उसमें इस तथ्य को कमजोर करने की कोशिश की गई है कि वह इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी। उसमें तो यह कहा गया पहली एफिडेविट पे इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी और यह कहते हुए कि आईबी की रिपोर्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है और यह बात जो है फिर दूसरी रिपोर्ट में कही गई है। अध्यक्ष महोदया, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। हमारा यह मानना है कि आतंकवाद के प्रश्न पर जाति मजहब की बात नहीं की जानी चाहिए। आतंकवादी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अध्यक्ष महोदया, और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इशरत जहां का आतंकवादी होना केवल मात्र हेडली के बयान पर ही निर्भर नहीं है। यूपीए सरकार ने अपने पहले के एफिडेविट में जो कहा था उसी का रीअफर्मेशन हेडली ने किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं और हेडली ने जो कहा वह इशरत जहां के आतंकवादी होने का एक और स्पष्ट संकेत है। जहां तक अपनी सरकार का प्रश्न है, मैं एनडीए सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं और इस सदन को भी, सारे देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद के ऊपर हमारी सरकार किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेगी। आतंकवाद से जितनी भी कड़ाई से निपटा जा सकता है हमारी सरकार उतनी कड़ाई से निपटेगी। जहां तक पिछली सरकार का सवाल है, अध्यक्ष महोदया, आपको भी जानकारी है कि किस प्रकार से आतंकवाद को एक कलर देने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूं, सैफ्रन टेरर की बात किसके द्वारा कही गई? क्या यह सच नहीं है कि उस समय के गृह मंत्री के द्वारा सैफ्रन टेरर की बात कही गई? यहां तक कि एक कार्यक्रम में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, एक जात के साथ, एक कम्युनिटी के साथ उसे जोड़ा गया, हिंदू टेरर की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह सब सारी बातें कलर, क्रीड और रिलीजन की आतंकवाद के संबंध में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले लोग विश्व भर में पहली बार उन्होंने आतंकवाद को एक कम्युनल कलर कर देने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदया, और मेरा यह कहना है कि ऐसा सेलेक्टिव और अवसरवादी सेकुलरिज्म हमारे देश को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने चाहा है कि इस संबंध में सरकार के द्वारा कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ तथ्य अध्यक्ष महोदया इस सदन के संज्ञान में मैं ला देना चाहता हूं कि होम सेक्रेटरी के दो पत्र जो अटॉर्नी जनरल बनावटी को लिखे थे वह आज भी उपलब्ध नहीं हैं और 18/9/2009 को वह पत्र लिखे गए थे और 23/9/2009 उस समय के होम सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल को लिखा था, जो पत्र लिखा था वह भी उपलब्ध नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जिस एफिडेविट की वेटिंग की थी वह भी उपलब्ध नहीं है। जो ड्राफ्ट अटॉर्नी जनरल से आया सेकंड एफिडेविट का, उसमें भी कुछ करेक्शन किए गए, उसकी भी कॉपी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि उस समय के गृह मंत्री ने जो यह करेक्शन किया था वह 24/9/2009 को यह करेक्शन किया था। हेडली का इंट्रोगेशन जब एनआईए ने 2013 में अमेरिका में किया था तब भी उसने इशरत जहां के एलईटी ऑपरेटिव होने की बात कही थी, जो इस समय मुंबई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हेडली ने कही है। लेकिन सीबीआई ने जब यह हेडली का स्टेटमेंट मांगा तो वह सीबीआई को मिनिस्ट्री के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर की कुछ छानबीन करने की आवश्यकता है और मैं अध्यक्ष महोदया यही कहना चाहता हूं, इन सब सारी चीजों की
एक इंटरनल इंक्वायरी अपने मिनिस्ट्री के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, सारे तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा इस संबंध में सोच विचार कर हम अंतिम निर्णय करेंगे। थैंक यू। आइटम नंबर 18 श्री राजीव प्रताप रूडी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पर रखो। महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 9 मार्च 2016 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत हो। The question is that the House do agree with the 27th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th March 2016. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the report is adopted. Now the House stands adjourned to meet again at 2:45 p.m.